नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 14th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल है और वे सभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट आई उसके लिए यूजफुल है, और जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पोजीशन आई है उसके लिए भी यूजफुल है। और इसमें सभी सवाल एनर्जी से रिलेटेड हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 3 दोस्तों को गुरु दक्षिणा के तौर पर जरूर शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following locations is most likely to be a possible site for geothermal energy? अब जियोथर्मल एनर्जी के लिए इनमें से कौन सा लोकेशन ऐसा है जहां पे जियोथर्मल एनर्जी मिल सकती है? ए, वोल्केनिक रीजन्स हैविंग हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स, ज्वालामुखी वाला एरिया जो होता है जहां हॉट स्प्रिंग और गीजर पाए जाते हैं। बी, गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा का तराई इलाका। सी, कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे। या डी, बैरन लैंड एक्सपीरियंसिंग विंड स्पीड। बैरन लैंड एक्सपीरियंसिंग विंड स्पीड मतलब होता है, बैरन मतलब बंजर भूमि, खाली, जिसमें हवा तेज चलती है, तो वो तो विंड एनर्जी के लिए अच्छा होता है। कोस्टल एरियाज, वो भी विंड एनर्जी के लिए अच्छा होता है। गैंजेटिक प्लेन, ये भी नहीं। वोल्केनिक रीजन्स हैविंग हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स, जो वोल्केनिक रीजन होते हैं ना उसके अंदर जो धरती के अंदर आग सी जल रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो या तो वो बहुत मॉल्टन स्टेट में होते हैं या हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से अंदर बहुत गर्मी होती है। और वहीं पे ये हॉट स्प्रिंग्स और गीजर पाए जाते हैं। तो जो धरती के अंदर वाली गर्मी है ना, उसकी वजह से उसके आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो गर्म होकर हॉट स्प्रिंग और गीजर बनाता है। तो उस एरिया में जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल मतलब जियो मतलब धरती, थर्मल मतलब गर्म, धरती के अंदर की जो गर्मी है वो एनर्जी पाई जाती है वोल्केनिक रीजन्स में, जहाँ हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स होते हैं। और क्यों हॉट स्प्रिंग्स और गीजर होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि अंदर की के जो रॉक्स हैं वो मॉल्टन स्टेट में है, बहुत गर्म होता है। गर्म होता है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन 2, हाउ डज जियोथर्मल एनर्जी वर्क? अब जियोथर्मल एनर्जी काम कैसे करता है? हम सब ने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, पर काम कैसे करता है जानना जरूरी है। ए, बाय ड्रिलिंग वेल्स इन द ग्राउंड टू टैप द हीट एनर्जी बीनीथ इट, कि जमीन में आप कुआं खोद देते हैं और उससे जो गर्म पानी है उसको निकाल के और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, या भाप है उसको निकाल के इस्तेमाल करते हैं। बी, बाय जस्ट यूटिलाइजिंग हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, सिंपली आप जो जमीन के बाहर से पानी अपने आप निकल रहा है गर्म पानी, उसी को यूज करते हैं। सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जियोथर्मल एनर्जी कैसे काम करती है कि जहां भी आपको पता है कि यहाँ जमीन के अंदर गर्मी है और पानी है, गर्म पानी है, वहां आप 2 कुआं खोदते हैं। एक कुएं से आप ऊपर से ठंडा पानी अंदर देते हैं और वो ठंडा पानी अंदर जाके एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि अंदर के रॉक्स एकदम गर्म है। तो रॉक्स के ऊपर जाके ठंडा पानी जो आपने दिया एकदम गर्म हो जाता है, और वो गर्म पानी फिर दूसरे कुएं से एकदम प्रेशर से भाप बन के निकलता है। यही इसी तरह से जियोथर्मल एनर्जी को टैप किया जाता है। तो अगर वहां नेचुरली ऑकरिंग गर्म पानी नहीं भी मिल रहा है आपको, तो भी आप इस तरह से अगर आप पता लगा लें कि हाँ यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी है, तो इस तरह से आप खुद आप पानी डाल के उसको जमीन से गर्म करके, और फिर जब वो पानी प्रेशर से भाप बन के ऊपर उठेगा, फिर उससे आप टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरह से आंसर होगा ए, बाय ड्रिलिंग वेल्स इन द ग्राउंड टू टैप द हीट एनर्जी बीनीथ इट, बाय जस्ट यूटिलाइजिंग हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, जितना पानी बाहर निकल रहा है सिर्फ उसको यूटिलाइज करके, तो वो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि नेचुरली जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत थोड़ा होगा, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिसिटी का जो है उससे नहीं हो पाएगी। पर जब आप अपना टेक्निक लगाएंगे तो आप हमेशा उस स्रोत से, जमीन की गर्मी से भाप बना के और टरबाइन चला सकते हैं। ठीक। और अगर आप डिसएग्री करते हैं मेरे आंसर से तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और उसका रीजन भी देते हैं। क्वेश्चन 3, which of the following organizations is responsible for exploring geothermal energy in India? अब जियोथर्मल एनर्जी जो भारत में है, भारत के जमीन के अंदर है, उसको कौन सी संस्था जिम्मेदार है उसको उसकी खोज करने के लिए? जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एमओईएफसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या डी, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर है जी, जीएसआई, ए, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल मतलब जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे का सारा काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है, नक्शे बनाना भी उनका होता है। तो वो उसको जो है जियोथर्मल एनर्जी को के बारे में पता लगाना जीएसआई का काम है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है जमीन को खोद के ये पता लगाना कि इतिहास के कौन सी चीजें वहां दबी हुई हैं, वो आर्कियोलॉजी में हिस्ट्री से रिलेटेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है एक्सप्लोरेशन में, वो जीएसआई के थ्रू ही काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन 4,
गोबर गैस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? गोबर गैस क्या होता है? गोबर गैस होता है कि काउ डंग या जो बफलो डंग होती है, गाय भैंस का गोबर होता है, बैल का गोबर होता है, उसको हम एक डाइजेस्टर में डाल के एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और उससे गैस निकलती है। तो गोबर गैस में वो किस तरह की एनर्जी है? एनर्जी फ्रॉम बायोमास, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फॉसिल फ्यूल तो वो होता है पेट्रोल, कोयला जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल एक ही होता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको नॉन रिन्यू, बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं। पर ये एग्जाम्पल है एनर्जी फ्रॉम बायोमास का, क्योंकि लिविंग मैटर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट है उससे ये निकलता है एनर्जी, तो ये बायोमास से निकलता है एनर्जी, तो इसलिए एनर्जी फ्रॉम बायोमास। और गोबर गैस एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, उसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बार बार गाय भैंस गोबर देगी, बार बार आप गोबर गैस बनाते रह सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा। Question 5. What is the total estimated potential of geothermal energy in India? अब geothermal energy का जो total estimated potential है, कितना geothermal energy का potential भारत में है? 10,000 मेगावाट, 50,000 मेगावाट, 500 मेगावाट या 2,000 मेगावाट? सही उत्तर है 10,000 मेगावाट। लगभग इतना geothermal energy भारत में उत्पन्न किया जा सकता है अभी जो अनुमान है उसके हिसाब से। Question 6. What is the composition of गोबर गैस? गोबर गैस का क्या composition होता है? 50 to 70% methane, 20 to 25% carbon dioxide, and residual amounts of nitrogen, hydrogen, and oxygen. या फिर 50 to 70% carbon dioxide, methane 20 to 25 to 50%, and residual amounts of nitrogen, hydrogen, and oxygen. या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2, या कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। इसका सही उत्तर है ए, 50 to 70% मेथेन। गोबर गैस में सबसे ज्यादा मेथेन होता है, क्योंकि एनारोबिक डाइजेशन होता है बायोमास का, तो बायोमास में कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। जब एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के बायो प्रोडक्ट्स कम निकलेंगे, ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन वैसे ही निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पर। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है मेथेन का होता है, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू मेथेन का ही होता है, इसलिए वो गैस बहुत हाई कैलोरीफिक वाली होती है गोबर गैस। और 20 to 50% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जो बायोमास में ऑक्सीजन ट्रैप्ड है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा। एंड रेसिडुअल अमाउंट, और जो बच जाता है वो नाइट्रोजन, क्योंकि बायोमास में नाइट्रोजन कंपाउंड्स में प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, तो नाइट्रोजन भी निकलती है, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन भी निकलती है, और फिर थोड़ा बहुत प्लेन ऑक्सीजन भी निकलता है, पर वो बहुत ट्रेसेस में निकलता है। सबसे ज्यादा मेथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गोबर गैस। ठीक है, आंसर इज ए। अब बाकियों का देख लेते हैं, बी तो गलत है, और सी क्या है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये होता है प्रोड्यूसर गैस, जिसको वुड गैस, टाउन गैस या सिन गैस भी कहते हैं। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये इसको कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस बायोफ्यूल? बायोफ्यूल की सही डेफिनेशन क्या है? एनी फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। सॉरी, कोई ऐसा ईंधन जो कि अभी अभी हाल में जो जीव जिंदा थे, जैसे प्लांट्स, या फिर उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जैसे गोबर वगैरह, एनिमल के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, उनसे डिराइव किया जाता है, तो वो होता है बायोफ्यूल। या फिर होता है एनर्जी डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, या फिर प्लांट से जो एनर्जी मिलती है वो बायोफ्यूल होता है। या फिर सी, एनर्जी डिराइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट से जो एनर्जी निकलती है वो बायोफ्यूल होता है। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस बायोफ्यूल, कि वो परफेक्टली बायोफ्यूल के डेफिनेशन को बता रहा है, इनमें से कौन सा है? तो एनी फ्यूल डिराइव फ्रॉम रिसेंटली लिविंग मैटर, जो प्लांट्स एनिमल्स, जो प्लांट्स अभी तक जिंदा थे कल तक, या तो उनसे, और द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, या फिर प्लांट और एनिमल के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, वो सभी बायोफ्यूल होते हैं। तो आंसर इज ए। बाकी जो डेफिनेशन है वो अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूल Which of the following technology of fuel generation is being seen as an alternative to natural gas, that is CH4? Natural gas मतलब मीथेन, CH4। अब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेचुरल गैस का ऑल्टरनेटिव देखी जा रही है? ए, गोबर गैस, बी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय एल्गी एंड बैक्टीरिया, सी, बायोमास गैसिफिकेशन, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, नेचुरल गैस जो है होती है CH4, तो गोबर गैस में तो मैक्सिमम है, तो एक तरह का नेचुरल गैस का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं हम गोबर गैस को भी, क्योंकि मैक्सिमम उसमें नेचुरल गैस ही होती है, उसके बाद फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव है हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये देखा गया साइंटिस्ट ने कि जो बैक्टीरिया या एल्गी होती है उसको लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन में और लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स में जब रखा जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस देती है, और हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू CH4 से कहीं ज्यादा है, और उसको सिंथेटिकली आप बना भी सकते हैं, जैसे CH4 को आप बना सकते हैं ना बायोमास को डाइजेस्ट करके, वैसे एल्गी और बैक्टीरिया से तो आप हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। तो CH4 का नेचुरल गैस का जो अल्टरनेटिव है वो यही है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय एल्गी एंड बैक्टीरिया। आंसर इज बी,
ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल हाइड्रोजन फैक्ट्री। सिंपली आप लैब में बना सकते हैं गैस, इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज डेंड्रोथर्मल एनर्जी? डेंड्रोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ए, एनर्जी डिराइव फ्रॉम एल्गी, एल्गी से जो एनर्जी मिलती है। बी, एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल मैटर, किसी भी बायोलॉजिकल मैटर से जो एनर्जी मिलती है वो डेंड्रोथर्मल होती है। सी, growing fast growing shrubs and trees with high calorific value and deriving gaseous fuel via biomass gasification, या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है सी, कि जो फास्ट ग्रोइंग श्रब्स और ट्रीज होते हैं जिनका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, उसको उगाते हैं बंजर जमीन पर, और उसको फिर बायोमास गैसिफिकेशन की टेक्निक के तहत उसको फिर गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस गैसियस फ्यूल को हम बाद में उसके थ्रू पानी गर्म करके और उसको फिर टरबाइन चलाते हैं उस गर्म पानी से, मतलब भाप से। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ झाड़ियां होती हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो कम पानी में भी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और उनका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। तो उनको पहले तो उगाएंगे, फिर उनको काटेंगे, फिर उनको चूर चूर करके उनकी कुन्नी कुन्नी बना देंगे, फिर उस कुन्नी को जो है ना वो आप हाई हीट, वो आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएंगे, तो उससे एक गैस निकलेगी। जो गैस निकलेगी उसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी उस गैस की वो बहुत हाई होती है, और फिर उस गैस से हम पानी को गर्म करते हैं, और जब पानी गर्म होता है तो उस गर्म पानी में जब भाप बनता है तो उससे हम टरबाइन को चलाते हैं, और टरबाइन से फिर टरबाइन के चलने से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये तरीका होता है डेंड्रोथर्मल एनर्जी। समझ गया? क्वेश्चन 9, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस ऑकर्स एट ऑल द बिलो पॉइंट्स एक्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस है वो हर जगह होता है, एक्सेप्ट कहाँ नहीं होता है? तो ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो ट्रांसमिशन जब होता है बिजली का तो कभी कभी जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो गर्म हो जाते हैं और उसके वजह से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, सच है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्रिड टू कंज्यूमर्स, और जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है वहां से कंज्यूमर्स तक जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें भी लॉस होता है, सही है। हाउस होल्ड प्लग पॉइंट्स एंड अप्लायंसेस, घर के जो प्लग पॉइंट्स है वहां से लॉस होता है, क्योंकि आप कई बार बिना वजह ही चार्जर फोन का प्लग पॉइंट में लगाए रहते हैं, बिना वजह ही आपके घर में कोई अप्लायंस है, टोस्टर है, वो लगा रहता है, तो वहां भी लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का। या डी, नन ऑफ देवा, या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है लॉस ऑकर्स एट ऑल द बिलो पॉइंट्स एक्सेप्ट, तो लॉस ऑकर्स एट ऑल द बिलो पॉइंट्स एक्सेप्ट कुछ है ही नहीं, तो डी, नन ऑफ देवा। ठीक है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज pyrolysis एंड इट्स एंड प्रोडक्ट? अब pyrolysis या pyrolysis एक ही बात है, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? Pyrolysis is the heating of coal or biomass in the absence of oxygen. It yields a liquid fuel and solid residue with high calorific value. For example, charcoal after the pyrolysis of wood. या फिर pyrolysis is the heating of an organic material such as biomass in the excess of oxygen to produce gaseous fuel. Both A and B या D नन ऑफ द अबव? both A and B तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, दोनों नहीं हो सकता है। Pyrolysis is the heating of coal, wood or by any biomass in the absence of oxygen. जब ऑक्सीजन मिनिमल होता है या नहीं होता है तो एक कांच के फर्नेस में उसको गर्म किया जाता है, और उससे जो है ना वो एक दो प्रोडक्ट निकलते हैं, दो तीन एक्चुअली। कुछ गैसियस प्रोडक्ट निकल सकता है, कुछ लिक्विड फ्यूल निकल सकता है, और जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है वो बहुत ही हाई कैलोरीफिक वाली का होता है। तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सॉलिड रेसिड्यू जो हाई कैलोरीफिक वाली वाला है, जैसे चारकोल आपको मिलता है, और एक लिक्विड आपको फ्यूल मिलता है, और एक गैसेस आपको फ्यूल मिलता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।